बताइए तो, स्क्रीन, साउंड और रिकॉर्डिंग तीनों क्लियर है? बताइए कोई। सुन पा रहे तो बताओ ना जी। जी सर। रिकॉर्डिंग को देखो एक बार। हो रहा है सर। ठीक, चलिए भाई, आज का टॉपिक है हमारा बाइटिंग मैकेनिज्म। बाइटिंग मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बता दूं मैं क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए वाइपर स्नेक था। मान लीजिए वाइपर स्नेक था। देखिए, ये जैसे दिख रहा है, जब काटेगा तो माउथ को ओपन करेगा। देखिए ये, तो इसके दांत ऐसे इरेक्ट हो जाएंगे। उसके पहले इसके दांत ना कैसे हुआ करते थे? अंदर अंदर तक, इसके अंदर इसके दांत ऐसे हुआ करते थे। अंदर की बात कर रहे हैं, इसके माउथ के अंदर ऐसे दिख रहा था दांत। काटने के लिए जब किया तो दांत सीधे हो गए। समझ में आया? तो ये मूवेबल टीथ। तो वाइपर में क्या होता है, जब वो आराम कर रहा होता है तो दांत लेटे रहते हैं, लेकिन जब काटने को होता है तो दांत सीधे हो जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे वाले दांत को सोलेनोग्लाइफस के नाम से जानते हैं। सोलेनोग्लाइफस टीथ। टीथ किसमें किसमें मिलता है बोलते हैं बोलने पर? वाइपर एंड रेटल स्नेक। रेटल स्नेक जानते हो ना? रेटल स्नेक, इन दोनों में मिलते हैं इस प्रकार के दांत। दूसरा, यदि मैं बात करूं क्रेट, कोबरा या जो कोरल स्नेक होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो अपना जब माउथ को नॉर्मल रखते हैं, क्या क्या, कोबरा, क्रेट एंड कोरल स्नेक, इनकी बात करूं तो मान लीजिए कोबरा था। देख लो, ये मान लीजिए कोबरा था। इसके दांत ऑलरेडी पहले से इरेक्ट रहते हैं, सीधे रहते हैं, लेटे हुए नहीं रहते। तो जब काटने को माउथ को ओपन करता है ना, तो भी ऐसे इरेक्ट ही रहते हैं। समझ में आया कहानी? पहले से इरेक्ट हैं और अभी भी इरेक्ट हो जाते हैं। सुन पा रहे हो कि नहीं? जी सर। परमानेंट इरेक्टेड टीथ। इरेक्ट मतलब सीधे है ना, इरेक्टेड टीथ। और इस प्रकार के टीथ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेरोग्लाइफस टीथ के नाम से जानते हैं। प्रोटेरोग्लाइफस टीथ। ठीक। और इन दोनों में जो दांत होते हैं ना, वो दांत का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। देखना ध्यान से।
ये जो दांत होता है, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों में जो दांत होते हैं, ये तो कौन मूवेबल हुआ, कौन मूवेबल नहीं है, इसकी बात कर रहे थे। इन दोनों में जो दांत होते हैं, दोनों के दांत की बात करूं मैं, ये दांत समझ लीजिए आप ऐसे, यहाँ पर छेद पाई जाती है, होल पाई जाती है दांत के अंदर से, और ये होल ऐसे खुलता है, देखो तो ऐसे बाहर की ओर। समझ में आया? और उस होल में क्या जुड़ा होता है भाई, क्या बता पाएंगे? ऊपर की ओर पॉइजन ग्लैंड, विष ग्रंथि ऐसे पाई जाती है, समझ रहे हो ना? पॉइजन ग्लैंड, तो यहां से इस कैनाल से पॉइजन निकलता है, तो इस कैनाल को क्या बोलेंगे? पॉइजन कैनाल। पॉइजन कैनाल, क्योंकि जब जहर बनेगा तो निकलेगा भी, जब जहर बनेगा यहाँ से तो इस रास्ते से निकलेगा, वैसे शिकार के शरीर में जाएगा, क्योंकि जब काटेगा ये तो शिकार के, अपने दुश्मन के स्किन को इतना तक भेदेगा कि नहीं, समझ रहे हो ना? तो शिकार के शरीर में जहर चला जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से दांत रहता है, उसको पॉइजन ग्लैंड बोलते हैं, अंदर से खोखली होती है, तब तो उससे जहर निकलेगा ना, समझे कि नहीं? जी सर। और ये जो कैनाल होता है, ये दांत के आगे की ओर खुलता है, समझ रहे हो ना? एंटीरियर साइड पे इसकी ओपनिंग होती है। पॉइजन कैनाल की ओपनिंग किधर होती है? एंटीरियर साइड पे होती है, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज अपर्चर। यहीं से डिस्चार्ज होता है, यहीं से पॉइजन निकलता है, तो यहाँ कर रहा हूं मैं, डिस्चार्ज अपर्चर। तो डिस्चार्ज अपर्चर कहाँ पे होता है बोलने पर? सामने की ओर। कुछ ऐसे भी होते हैं स्नेक जिसमें डिस्चार्ज अपर्चर पीछे की ओर होता है। इन दोनों में क्या है? डिस्चार्ज अपर्चर हमेशा सामने की ओर होगा। समझ में आया? लेकिन मैं तीसरे नंबर की अगर बात करूं, तीसरे नंबर की बात करूं, मेरे जो एग्जांपल है, जितना भी सांप कोलुब्रिडी फैमिली में आते हैं, कोलुब्रिडी फैमिली में आते हैं, बहुत सारे सांप आते हैं इसमें, आप देख लेना सर्च करके। ये सारे के सारे सांप के जो दांत होते हैं, एक तो साइज में छोटे होते हैं, एक तो साइज में छोटे होते हैं, और ये पॉइजन कैनाल किधर खुलता है? पीछे की ओर खुलता है। किधर खुलता है? पीछे की ओर। देखो तो छोटे हो गए, जैसा किधर खुलेगा बोला मैं? ये समझ में आया? इधर दांत के आगे का साइड है, इधर पीछे का साइड है, तो पॉइजन कैनाल किधर खुला बताओ अभी? बताओ ना जी। ये पॉइजन ग्लैंड है, ये पॉइजन कैनाल है। सुन रहे हो तो जवाब भी देना। और ये डिस्चार्ज अपर्चर है। बताओ, अब डिस्चार्ज अपर्चर कहाँ खुला? पीछे साइड पर। ठीक है। तो इस प्रकार के टीथ को बोलते हो ओपिस्थोग्लाइफस। ओपिस्थो का मतलब होता है पीछे, ठीक? ओपिस्थोग्लाइफस। डिस्चार्ज अपर्चर ओपन एट पोस्टीरियर साइड,
क्या कहलाएगा? ओपिस्थो ग्लाइफस टीथ। तो टीथ कितने प्रकार के हो गए? सांप में 3 प्रकार के। सोलेनोग्लाइफस जो कि किसका है? वाइपर का, रेटल स्नेक का, जो कि मूवेबल हो सकता है नॉर्मल समय पर, रेस्टिंग कंडीशन में वो झुका हुआ रहता है, एट रेस्टिंग स्टेज, और ये एट अटैकिंग स्टेज। समय से ये भी एट रेस्टिंग स्टेज और ये एट अटैकिंग स्टेज। देखिए वाइपर रेटल में जो टिथ पाई जाती है रेस्टिंग स्टेज में, वो कैसे रहती है? देखो झुका हुआ है, जबकि काटते समय सीधा हो जाता है। जबकि कोबरा में, क्रेट में, कोरल स्नेक में, इनमें जो टीथ है वो पहले से इरेक्ट रहता है, काटते समय भी इरेक्ट ही रहता है वो। और इन दोनों में जो पोइजन कैनाल है वो सामने की ओर खुलता है। जबकि एक प्रकार का सांप और है जिनमें पोइजन अपर्चर, डिस्चार्ज अपर्चर पीछे की ओर खुलता है, उस सांप का नाम है क्लूब्रिडी, और इस प्रकार के दांत का नाम है ओपिस्थोग्लाइफस टीथ। इतना समझ में आया? जी सर। ठीक। तो इसमें से हम बात करेंगे किसकी? इसकी, क्योंकि इसका देखो एक तो दांत मुड़ता घूमता भी है और सामने भी खुलता है उसका पोइजन अपर्चर। इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है देखो तो, इन वाइपर, वाइपर में बात कर रहा हूं मैं। बताओ ये क्या? बताओ तो। मूवेबल फेंज, नाम क्या है? सोलेनोग्लाइफस। ठीक। ये देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां से पोइजन निकलता है भाई, देखो तो, यहां से छेद दिख रहा है कि नहीं? जी सर। यही तो छेद है, देखो ध्यान से, वही तो छेद है। तो वहीं से तो निकलता है पोइजन, ऐसे ऐसे। तो क्या है वो? डिस्चार्ज अपर्चर। ये देखो ये दांत ऐसे लग रहा है ना, जब मुंह बंद करेगा तो ये दांत जाके यहाँ पर फिट हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा वो, काटते समय सीधा हो गया। तो ये दांत इस प्रकार से सीधा और झुका हुआ हो सकता है। समझ में आया? जी जबकि सर। कोबरा, कोबरा केस में ऐसा नहीं, कोबरा का दांत हमेशा सीधा रहता है, देखो। और कंपेयर करो तो इसका दांत बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। किसकी तुलना में? कोबरा की तुलना में। कोबरा का टीथ छोटा होता है, स्मॉल टीथ। स्मॉल मतलब इसकी तुलना में स्मॉल होता है, वाइपर की तुलना में। ठीक है ना? प्रोट्रोग्लाइफस सामने की ओर खुल रहते हुए, तो देखो तो जहर फेंक रहा है, देखो दिख रहा है ना, सामने की ओर जहर फेंक रहा है। प्रोटेरो ग्लाइफस टीथ। आगे बढ़ते हैं, देखो सामने की ओर कोबरा है, अपना जहर फेंक रहा है, देखो आगे की ओर छेद है। अब आगे बढ़ो। जी सर। तो दो चीजों की बहुत जरूरत होती है बाइटिंग मैकेनिज्म के लिए। पहला, कौन कौन इन्वॉल्व होते देखिए।
इन्वॉल्वमेंट इन बैटिंग मैकेनिज्म। बैटिंग मैकेनिज्म में कौन कौन शामिल है? दो चीजें शामिल होती हैं। पहला होता है बोन्स, बिना बोन्स का नहीं होगा, और दूसरा होता है मसल्स। चलिए भाई, बात करते हैं पहले बोन्स की। क्या क्या बोने, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है? ध्यान से देखिए क्योंकि बोन्स के नाम थोड़े ज्यादा हैं, और डायग्राम को थोड़ा सिंपल बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि समझ में आए आपको। सबसे पहला निचले जबड़े का बोन, आप एक साइड का देख रहे हो। आप ये समझ लीजिए सांप इस प्रकार से है, सांप ऐसे है, इधर उसका सिर है, आप ऐसे देख रहे हो, तो इस साइड का बोन जो दिखेगा, इधर से जो दिखेगा वो उस साइड से भी वैसे ही होगा। ये आधा देख रहे हो, एक साइड का देख रहे हो, बस समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे निचले जबड़े का बोन, इधर का आधा बोन, सांप के लेफ्ट साइड का बोन है ये कहलाता है मैंडिबल। क्या कहलाता है? मैंडिबल। मैंडिबल में कई सारे छोटे छोटे टीथ लगे होते हैं, मैंडिबुलर टीथ। ये निचले जबड़े को बनाने वाले बोन का नाम मैंडिबल होता है, याद रखना। और ये क्या है? मैंडिबुलर टीथ। ये हो गया। ऊपरी जबड़े को जोड़ने के लिए एक बोन पाई जाती है यहाँ पर, उसका नाम है क्वाड्रेट। नाम क्या है? क्वाड्रेट। थोड़ा इसको ऐसे बना जरा, रुकिए। क्वाड्रेट। क्वाड्रेट के बाद पाई जाती है स्क्यामोजल। इन दोनों के बीच में पाई जाती है कोलुमेला, ऐसे। ठीक, फिर पेराइटल, फ्रंटल, प्रीफ्रंटल, नेजल, प्री मैक्सिला, फिर मैक्सिला। मैं सबका नाम लिख दूंगा। और मैक्सिल में पाया जाता है फेंज। क्या पाया जाता है? फेंज। ये फेंज टीथ, और सांप का जो विष दंत होता है वही। उसके बाद इधर क्वाड्रेट से जुड़ा हुआ एक बोन पाया जाता है, उसको बोलते हैं टेरिगोइड। टेरिगोइड से जुड़ा हुआ पाया जाता है पेलेटाइन। टेरिगेट के ऊपर में पाया जाता है एक्टोटेरिगोइड। ये इतना बोन होते हैं। यहाँ पर और भी सहायक दांत पाए जाते हैं, एसेसरी टीथ, ऐसे ऐसे। ये बोन्स होता है किसका? स्नेक का। नाम लिख दे रहा हूं। क्वाड्रेट, मैंडिबल हो गया, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट हो गया, स्क्वेमोजल, पेराइटल, फ्रंटल, प्रीफ्रंटल, नेजल, प्रीमैक्सिला, और ये मैक्सिला। ठीक, और ये मैं क्या बोला इसको? टेरिगोइड। टेरिगोइड, ऊपर में एक्टोटेरिगोइड, और ये पेलेटाइन, ये कोलुमेला, इसका नाम क्या है? कोलुमेला। और ये एसेसरी टीथ,
एसेसरी टीथ। ये क्या करती हैं, यदि फेंज किसी कारणवश टूट जाता है ना, उसका जगह लेके खुद फेंज बना लेती हैं। मैं इसको लिख दे रहा हूं, रिप्लेस द फेंज, फेंज व्हेन फेंज डैमेज। जब फेंज डैमेज हो जाएगा, उसको क्या करती हैं, रिप्लेस करती हैं, उसके बदले खुद आ जाती है। जब फेंज टूट गया तो। समझ में आया? जी सर। तो इतना सारा बोन है किसका, बायोटिक मैकेनिज्म में शामिल होने वाले का बोन, इतना सारा बोन। चलिए मैं इसको कह दे रहा हूं, ऐसे देखो तो ये ठीक। और ये सबसे इंपॉर्टेंट तो फेंज है, फेंज, ये वाला था फेंज। क्लियर है इतना बोन? याद करना आप, ये तो बोन्स हो गए। अब देखते हैं मसल्स क्या क्या है भाई, मसल्स क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले बोन बना लेते हैं, फिर एक बार देखिएगा। ये बोन मैंडिबल, एसेसरी, ये मैंडिबल, मैंडिबुलर टीथ है। इसके बाद देखिए क्वाड्रेट, फिर स्क्वेमोजल, फिर पेराइटल, फ्रंटल, प्रीफ्रंटल, फिर नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, फेंज। ये देखिए, ये प्लेटाइन और टेरिगोइड, उसके ऊपर में एक्टोटेरिगोइड। ये बोन तो था ही पहले से, अभी बनाए हूं तुरंत। अब मैं बात कर रहा हूं मसल की। होता क्या, ध्यान से देखिए कि मसल्स जो होता है ना, वो ऊपर में इधर जुड़ा होता है भाई। ये क्वाड्रेट के बाद स्क्वेमोजल दिख रहा है, स्क्वेमोजल में जुड़ा होता है, स्क्वेमोजल में जुड़ा रहता है इधर एक मसल, और इधर आके किससे जुड़ा होता है, आपके मैंडिबल से। ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे। समझ में आया? इस मसल्स का नाम है डाइगेस्ट्रिक मसल। नाम क्या है इसका, डाइगेस्ट्रिक मसल। ये हो गया। अब क्या होता है, ध्यान से देखिए कि पोजन ग्लैंड तो बीच में है। पोजन ग्लैंड की स्थिति कहां पे होती है, देखो तो, पोजन ग्लैंड की पोजीशन जो है ना, यहाँ पे होती है ऐसे। ऐसे करके ये पोजन कैनाल से, पोजन अपर्चर से पोजन खुलता है ऐसे। समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? यहाँ पर कर रहा हूँ, चलिए। जी सर। ये पोजन ग्लैंड यहाँ पर होती है, इस बीच में पाई जाती है। कितना पोजन ग्लैंड होगा बताओ तो? दो पोजन ग्लैंड, एक राइट में एक लेफ्ट में। ठीक, ये आप लेफ्ट का देख रहे हो, लेफ्ट साइड का। तो क्या होता है देखिए तो, इस पूरे बाइटिंग अपरेटस के, पूरे बाइटिंग अपरेटस के ऊपरी बोन और निचली मैंडिबल तरफ एक मसल्स जोड़ के रखता है, एक मसल्स इनको जोड़ के रखता है। मसल्स का नाम है टेम्पोरल मसल। क्या नाम है? टेम्पोरल मसल। यहां से ऐसे जोड़ेगा, ऊपर से पूरे नीचे को जोड़ेगा, लेकिन उसके पहले अंदर में जो मसल्स पाई जाती है उसको बना दे रहा हूं, देखिए तो। एक मसल्स पाई जाती है जो कि इस प्रकार से स्थिति को जोड़ते हैं, देखो तो, ऊपर के बोन की जो ऊपर चैनल दिख रही है उसको,
ये टेरिगोइड एक्टोटेरिगोइड को जोड़ता है ऐसे, समझ में आया ना। ये मसल्स कहलाती हैं प्रोट्रैक्टर स्फेनोटेरिगोइड मसल्स। प्रोटेक्टर स्फेनोटेरिगोइड मसल्स ये ये देखो मैं एक बार थोड़ा सा कुछ ज्यादा कर दे रहा हूँ। दिख पा रहे हो उसके अंदर कौन सा ग्लैंड है बताओ, पॉइजन ग्लैंड ना, याद रखना। ये अगला जो मसल हमारे पास है वो मसल पूरे ऊपर की बोन को निचले बोन से जोड़ती है ऐसे। रुको थोड़ा सा, देखो तो ऊपर से पूरा नीचे की ओर जुड़ा हुआ, देखो ये ये मसल कहलाती है, क्योंकि कान के आसपास का हिस्सा है, इंटरनल ईयर होती है ना सांप में, भले एक्सटर्नल ईयर नहीं होती है, अंदर तो होता है ना सब, उस कान के आसपास पाई जाती है, उसको टेम्पोरल मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? टेम्पोरल मसल। ठीक। और टेम्पोरल मसल में भी यदि मैं बात करूं, चूंकि कान का हिस्सा जो है वो इस पोजीशन पे पाई जाता है, लगभग इस पोजीशन पे पाई जाती है, इसीलिए इसीलिए इस आगे वाले पार्ट को क्या बोलूंगा मैं, आगे वाले को एंटेरियर टेम्पोरल मसल और पीछे वाले को पोस्टीरियर टेम्पोरल मसल, है तो दोनों टेम्पोरल मसल, कान के आगे है तो एंटेरियर और पीछे है तो पोस्टीरियर। इंटीरियर टेम्पोरल मसल, इधर पोस्टीरियर टेम्पोरल मसल, ये हो गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इन जी सर। पूरे को एक साथ बाइटिंग एपरेटस बोलते हो। इन पूरे को एक साथ क्या बोलते हो? सबको मिला के, बोन्स और मसल्स मिला के क्या कहते हैं एक साथ? बाइटिंग एपरेटस। इसको और इसको मिला दो तो एक साथ बाइटिंग एपरेटस, ये हो गया। इतना क्लियर है? मसल्स के और बोन को तो मैं दोनों को दिखा दिया आपको। अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये दांत सीधे होते हैं, क्या क्या घटना घटती है सीधे होते हैं। लेकिन उसको बनाऊं उसके पहले पॉइजन ग्लैंड दिख रहे हैं ना, थोड़ा उसको बना देता हूं। पॉइजन ग्लैंड में भी मसल्स पाई जाती है, देखो तो ये पॉइजन ग्लैंड है। पॉइजन ग्लैंड क्या होता है वास्तव में? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, याद है कि नहीं? जी सर। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड किसका बदला हुआ रूप है? पॉइजन ग्लैंड किसका बदला हुआ रूप बताओ? सलाइवरी ग्लैंड का। मैं बोला सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर में भी कुछ मसल्स पाई जाती हैं ऐसे, जिसके कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये दब जाएगा, ग्लैंड अंदर से मटेरियल बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो ना? ये दब जाएगा, वहां से जो मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा ऐसे, समझे ना? तो इन मसल्स को बोलते हैं मेसेटर मसल्स। क्या बोलते हैं उसको? मेसेटर मसल्स। मैं लिख दे रहा हूं मेसेटर मसल्स। कहां पे होता है बोलने पर?
मेसेटर मसल किसके ऊपर में है? पोइन ग्लैंड के ऊपर में। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा, तो अंदर से मटेरियल बाहर निकलेगा ना, ऐसे। ठीक है ना? चलिए, अब मैं 3 स्थिति बना रहा हूं। 3 स्थिति क्या क्या? केवल जब रेस्ट कर रहा था, दूसरा जब काटने के लिए मुंह को ओपन किया, और तीसरा जब काट दिया। समझ में आया? देखना ध्यान से अब। 3 स्थिति। सबसे पहला, मैंडिबल, बताइए, क्वाड्रेट, स्क्वेमोजल, पेराइटल, फ्रंटल, प्रीफ्रंटल, नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, मैक्सिला में टीथ, और यहाँ पर ये पैलेटाइन, यहाँ पर ये टेरिगोइड। अभी पढ़ चुके हम लोग इसको। टेरिगोइड, ऊपर में एक्टोटेरिगोइड, बीच में पॉइजन ग्लैंड, ये। बताइए, यहाँ पे कौन सा मसल? डाइगेस्टिक मसल, यहाँ पर डाइगेस्टिक मसल है। उधर स्क्वेमोजल को जोड़ा हुआ है, और नीचे से मैंडिबल को जोड़ा हुआ है, ये। इधर सब कोलुमेला वगैरह भी है ना, मैं इसको नहीं बना रहा हूँ अभी, ये कोलुमेला। ठीक, मैंडिबुलर टीथ, इधर एसेसरी टीथ पैलेटाइन पे और टेरिगोइड पे। चलिए, आगे बात करते हैं आप। यहाँ पर कौन सा मसल बता दें? प्रोट्रैक्टर स्पेरोटेरिगोइड मसल यहाँ पर है। ऐसा। उसके बाद टेम्पोरल मसल, एंटीरियर पोस्टर टेम्पोरल मसल यहाँ पर है। ये। ठीक, ये एट रेस्टिंग स्टेज। एट रेस्टिंग स्टेज। इसके अंदर पॉइजन ग्लैंड है, इसको याद रखना, ये यहाँ पर। चलिए, अब एट अटैकिंग स्टेज, माउथ को ओपन करेगा ना, तो कैसे हो जाएगा? देखो अब, ये निचला जबड़ा तो मूव करता ही करता है, जैसे हम लोग का करता है। हम लोग का ऊपरी जबड़ा मूव नहीं करता ना, उसका ऊपरी जबड़ा भी मूव करता है। देखो, ये कौन सीधा हो गया बताओ तो? जो झुका हुआ था कौन सीधा हो गया? क्वाड्रेट। इसके बाद स्क्वेमोजल, बीच में कोलुमेला भी है, याद रखना। स्क्वेमोजल, पेराइटल, फ्रंटल, प्रीफ्रंटल, नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, और दांत देखो सीधा। समझ में आया? ठीक, देखते हैं अब आगे। यहाँ पर कौन सा मसल था? थोड़ा सा इसको जोड़ देता हूँ अच्छे से। ऐसा। अब देखते हैं, ये जो था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पहले।
ये देखिए इरेक्ट हो गया, सीधा हो गया। यहाँ पर पोइजन ग्लैंड ऐसे होगा, यहाँ पर प्रोट्रैक्टर स्फेनोटेरिकोइड मसल, यहाँ पर डाइजेस्टिव मसल, ये ठीक। अब मैं बोल रहा हूं, जब काटेगा तब क्या होगा, देखो दिखते रहे ना डायग्राम। 3 डायग्राम बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको मैं। ये ये सब है भाई, मैं इसको नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ अपने उस चीज पे जा रहा हूं जो आपको यहाँ पर जरूरत है। देखो क्वाड्रेट स्क्वेमोजल, पैराइटल, फ्रंटल, प्रीफ्रंटल, नेजल, प्री मैक्सिला, मैक्सिला। ये देखो, ये काट दिया उसके बाद का स्थिति है डायग्राम। ये देखो, ठीक है। बाकी जो जो मसल्स है उसको बना देते हैं हम लोग। एक मसल हो गया, एक प्रकार के मसल है प्रोट्रैक्टर स्फिंक्टर मसल, ये हो गया। और ये हो गया, बता सकते कौन सा मसल, टेम्पोरल मसल। सुन पा रहे हो ना? यस सर। जी सर। ठीक, ये हो गया। अब ये हो गया एट अटैकिंग स्टेज। ये एट बाइटिंग स्टेज, जब काट रहा है तब। एट बाइटिंग स्टेज, ठीक। मान लीजिए इसका कोई शिकार था, कोई चूहा था, उसको काट रहा, देखो तो ये कोई शिकार था, उसको काट रहा है, दांत का ना। तीनों हम देख रहे हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं, बताओ। तीनों पोजीशन सेम देख रही है, अलग अलग दिख रहे हैं, बताओ। पहले सेव करता हूँ। सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? जी सर। सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है सर। अलग अलग है सर। अलग अलग दिख रहा है ना? तो एक मिनट ना, थोड़ा सा बस मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ ताकि मैं आगे बता पाऊँ।
ये ठीक है। अब देखते हैं मसल्स कहाँ पे क्या हो रहा है, आप खुद बताएंगे कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ पे रिलैक्स हो रहा है, कौन सा मसल, क्या मसल। एक बार मैं मसल का नाम दिखाते रहा हूँ, चलो। लाल वाला डाइजेस्टिक मसल, नीला वाला प्रोट्रैक्टर स्फेनोटारगेट मसल, और पर्पल वाला टेम्पोरल मसल। ठीक, अब बताइए, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मसल का नाम लिख रहा हूँ। मसल, क्या क्या मसल है? पहला तो डाइजेस्टिक मसल, दूसरा बता दो टेम्पोरल मसल, तीसरा बता दो प्रोट्रैक्टर स्फेनोटारगेट मसल्स, प्रोट्रैक्टर स्फेनोटारगेट मसल, और चौथा हमारे पास है मेसेटर मसल्स, मेसेटर मसल्स। 4 मसल्स की बात कर रहा हूं मैं, और 3 जगह पे बताना है क्या क्या हो रहा है। बताओ, यहां पर आप ये सोचिए, ये जो टेम्पोरल मसल्स और जो डाइजेस्टिक मसल्स है, कुछ इस तरीके से समझ लेना। क्या देखो, ये एक बोन है, ये एक बोन है, डाइजेस्टिक मसल्स यहां जुड़ा हुआ है और टेम्पोरल मसल यहां जुड़ा हुआ है, ये समझ लीजिए। ठीक, तो अगर मैं इस बोन को पास पास लेना चाहता हूं, तो किसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, किसको रिलैक्स होना पड़ेगा? ये फैलेगा ऐसे, चौड़ा होगा तो इधर संकुचित होगा, ये मसल है ना, इसको खींच देगा, दोनों को पास ले आएगा। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? अगर मैं बोला इन दोनों बोन को पास पास लाना चाहता हूँ, इसको और इसको, इन दोनों बोन को पास पास लाना चाहता हूँ, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा ना, संकुचित, तब पास पास आएंगे, तब इधर क्या होगा, इधर फैलेगा ऐसे, तब स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी ना। फिर कुछ समझे? Yes, sir. ऐसे हो जाएगी, देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये रिलैक्स हो गया, ये समझ लीजिए। अगर मैं उल्टा करना चाहता हूं, इधर ऐसे करना चाहता हूं, तो किसको कॉन्ट्रैक्ट किसको रिलैक्स करना पड़ेगा, बताओ? जल्दी बताओ। डाइजेस्टिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, टेम्पोरल मसल रिलैक्स होगा, ये फैलेगा और ये पास पास आएगा। समझ में आया? Yes, sir. बस यही चीज यहीं पर लागू होगा, देखो अब। बताओ, अभी कौन कॉन्ट्रैक्ट है बताओ तो? डाइजेस्टिव मसल कैसा है अभी? अभी रिलैक्स है भाई, अभी कैसा है, ये रिलैक्स है, देखो एकदम रिलैक्स मूड पे है, समझ रहे हो ना? रिलैक्स है। जबकि टेम्पोरल मसल कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखो तो, ऊपर वाले जबड़े को नीचे वाले जबड़े को पास पास रखा है ना, तो संकुचित हुआ है तब तो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे भाई, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, देख लो, एक कॉन्ट्रैक्ट तो एक रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये रिलैक्स, अपोजिट एक दूसरे के। तो मैं भी क्या बोला आपको, अगर डाइजेस्टिव मसल कॉन्ट्रैक्ट है तो टेम्पोरल कैसा है, रिलैक्स। अगर डाइजेस्टिव मसल रिलैक्स है तो टेम्पोरल कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट रुको, ये अभी डाइजेस्टिव कैसा है, रिलैक्स है, तो ये कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट। ये पास पास है, इसके ऊपर की जबड़े की बोन नीचे के जबड़े के बोन पास पास आ गए हैं। प्रोट्रैक्टर स्फेनोटारगेट मसल,
ये कैसे ही सकते समझ रहे हो? ऊपर में कुछ ऐसे बोन रखा है, नीचे कुछ ऐसे बोन रखा है, और नीचे जबड़े का बोन है ऐसे। तो यहां पर जो पॉइजन है, पॉइजन ग्लैंड है, ये बोन यदि दबेंगे, ऐसे करके दबेंगे, तो किसको दबा देंगे बताओ तो? पॉइजन ग्लैंड को। तो जहर निकल जाएगा इधर से, दोनों बोन के बीच में दब जाएगा ना, तो जहर निकलेगा इधर। तो क्या जब सांप रेस्ट कर रहा होता है जहर निकलता है उसका? सांप जब रेस्ट कर रहा होगा तो नो जहर सर। निकलेगा क्या? नहीं। मतलब प्रोटेक्टर स्पिनोटेरियोइड मसल कैसा है? रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ अभी तक, रिलैक्स है। मिसेटर मसल किस में पाई जाती है? पॉइजन ग्लैंड के ऊपर में पाई जाती है ना, यहाँ पर ऐसे। ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जहर निकल जाता है। तो ये अभी तो सांप रेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है? अभी रिलैक्स है। समझ में आया? आगे बढ़ू? अब देखते हैं अब क्या कर रहा है। अब इधर खोलना चाहता है, माउथ को खोलना चाहता है, तो क्या करेगा? डायगेस्टिक मसल इधर कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसे, इधर जब खिंचाएगा ऐसे करके तो इधर फैल जाएगा ना ऐसे, फिर समझे कि नहीं? भाई एक तरफ ढकेगा, छोटा होगा तो दूसरा तरफ फैल जाएगा ना, ऐसे वाला बोला था देखो। एक तरफ यदि छोटा होगा तो एक तरफ फैल जाएगा ना, ये होगा। तो बताओ कौन सा मसल क्या हो रहा है? डायगेस्टिक मसल क्या हो रहा है बताओ? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो टेम्पोरल मसल क्या हो रहा है देखो तो? फैल रहा है, देखो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है दोनों। कैसा हो रहा है बताओ? रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। जब वो माउथ को ओपन करता है, माउथ को खोल रहा होता है, तब भी किसी भी प्रकार की कोई जहर बाहर नहीं निकलती। मतलब प्रोट्रैक्टर स्फेनोटेरिकोइड मसल और मैस्टेटर मसल अब भी रिलैक्स है, अब भी कैसा है? रिलैक्स। क्योंकि ये मुंह को अभी खोल रहा है, चबा नहीं रहा है, खोल रहा है, अभी ओपन कर रहा है बस, तो ये अब भी रिलैक्स होंगी। अब बताइए, अब तो काट रहा है ना, काट रहा है तो कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा बताओ तो? आगे से ये वाला मसल देखो, ये दबेगा ना तब तो इधर छोटा हो जाएगा, अब दबेगा तो इधर का क्या हो जाएगा? फैल जाएगा ना, रिलैक्स हो जाएगा इधर। तो कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा मसल रिलैक्स बताओ? डायगेस्टिव मसल क्या डाइजेस्टिक होगा? मसल रिलैक्स होगा। रिलैक्स होगा। टेम्पोरल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो खिंचाएगा, दबेगा, दांत गड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब बताइए, क्योंकि अब जहर भी छोड़ना है भाई, अब जहर छोड़ना है हमको इसके अंदर, चूहे के शरीर के अंदर, तो क्या होगा बताओ? कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों। ये दोनों बोन पास पास आ जाएंगे, बीच में स्पेस कम बचेगा, तो क्या दब जाएगा? फिर ग्लैंड दब जाएगा, प्लस ये जबड़ा और ये जबड़ा भी तो पास पास आ रहे हैं, तो ये मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अब दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, टेम्पोरल मसल भी और प्रोटेक्टर स्फेनोटेरिकोइड, सॉरी मेसेटर मसल ना। सर टेम्पोरल मसल तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही, इधर बताओ क्या क्या था? प्रोटेक्टर स्फेनोटेरिकोइड मसल भी क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और पॉइजन ग्लैंड के ऊपर जो मसल थी वो भी दब जाएंगी, तो ग्लैंड दब जाएगा तो अंदर से जहर बाहर निकल जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। समझ में आया कहानी? Yes, sir. ये था। तो दांत सीधा कैसे हुआ, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। इरेक्ट कैसे हुआ बोलने पर देखो, सबसे पहला क्या है यहां पर? नीचे मैंडिबल, फिर क्वाड्रेट, फिर स्क्वेमोजल, पेराइटल, फ्रंटल, प्रीफ्रंटल, नेजल,
प्रीमैक्सिला, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, मैक्सिला में क्या पाया जाएगा? ए फेंज। अंदर दबा हुआ है देखो, पेलेटाइन, टेरिगोइड और एक्टोटेरिगोइड, ये था। सबसे पहला तो क्या होता है देखिए, तो यहां पर समझा दूं, यहीं पर देखो। सबसे पहला क्या होगा, जब ये ऐसे होगा तो बताइए क्या होगा। देखो ध्यान से देखते रहना आप लोग। देखो मैं 2 3 ना बनाकर एक ही डायग्राम बना दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं। क्वाड्रेट, स्क्वेमोजल, पेराइटल, फ्रंटल, प्रीफ्रंटल, नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, फेंज, पेलेटाइन, टेरिगोइड और ये ऊपर की बोन एक्टोटेरिगोइड। ठीक है, अब बताइए कि कौन सा बोन था बताओ तो कौन सा मसल था बताओ? डायगेस्टिक मसल। मेरे को ये बताइए, जब डायगेस्टिक मसल खिंचाएगा, ऐसे खिंचाएगा, जब खिंचाएगा तो इस बोन को पास कर खींच रहा है ना ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं? सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? Yes, sir. ये मसल खींचा Yes, रहा है sir. ना ऐसे, ऐसे खींचा रहा है ना ऐसे, ये कांटेक्ट हो रहा है ना ऐसे। तो जब ऐसे कांटेक्ट होगा तो बताइए, ये टेरिगोइड बोन जो दिख रहा है आपको, ये टेरिगोइड बोन, ये टेरिगोइड बोन, ये बोन अपने जगह पे क्या हो जाएगा भाई? अब देखना मैं अलग कलर से बना दे रहा हूं, उस कलर को सोचना आप। मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, कलर में लेता हूँ ग्रीन कलर। अब यही बोन अपने जगह पे कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। देखो तो ऐसे सीधा हो जाएगा। Yes, sir. तो कहने का मतलब ये हुआ, जब डायगेस्टिक मसल खिंचाएगा तो ये अपने जगह पे सीधा हो जाएगा। अपने जगह पे सीधा हो जाएगा तो ये ढकेल दिया जाएगा। कौन ढकेल दिया जाएगा? ये आगे की ओर, समझ रहे हो ना? जब घूमेगा तो ढकेलेगा ना इसको, ढकेल दिया जाएगा। टेरिगोइड बोन, पेलेटाइन बोन, और ये इधर कौन है? एक्टोटेरिगोइड को ऊपर ढकेल दिया जाएगा, ऐसे तो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ढकेल दिया जाएगा। तो ये कौन फिर? मैक्सिला ना, मैक्सिला ढकेल दिया जाएगा। मैक्सिला से कौन जुड़ा? फेंज, फेंज को भी ढकेल दिया जाएगा इसको ऐसे इधर। तो फेंज कैसे हो जाएगा? सीधा। समझे कि नहीं? Yes, sir. तो हुआ क्या बताओ भाई? सबसे पहले क्या हुआ बताओ? सबसे पहले तो डायगेस्टिक मसल क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। Contract. जब डायगेस्टिक मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये कौन सा बोन था? क्वाड्रेट। क्वाड्रेट क्या हुआ? जो झुका था सीधा हो जाएगा। क्वाड्रेट ऐसे हो जाएगा ना अब तो, ऐसे। अब क्वाड्रेट से जुड़ा हुआ बोन जब ये सीधा हो जाएगा तो उससे जुड़ा हुआ बोन कौन सा बोन? टेरिगोइड, पेलेटाइन और एक्टोटेरिगोइड सब आगे ढकल दिए जाएंगे। उसमें कौन जुड़ा है? मैक्सिला। मैक्सिला भी आगे ढकल दिया जाएगा। अब मैक्सिला से कौन जुड़ा हुआ है? फेंज। फेंज भी आगे ढकल दिया जाएगा। तो फेंज हो जाएगा ऐसे, निचले का जबड़ा हो जाएगा ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आया Yes, sir. कुछ? Yes, तो इस sir. प्रकार फेंज कैसा हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा। फेंज कैसे हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा। देख लो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देखो, देखो जब धीरे धीरे करके ये जो रिलैक्स दिख रहा है आपको, रिलैक्स यहाँ पर इस डायग्राम की बात कर रहा हूं, जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, इधर आएगा कॉन्ट्रैक्ट होगा,
तो ऊपर की बोन पूरा ऐसी पोजीशन में आ जाएंगी, ये जो झुका हुआ था ये सीधा हो जाएगा, और जो बोन जुड़ा था वो बोन आगे ढकल दिया जाएगा, उससे जुड़ा मैगिला आगे ढकल दिया जाएगा, फेंच सीधा हो जाएगा। समझे? समझे कि नहीं? जी सर। अभी तो रिलैक्स था ना ये, अभी रिलैक्स था, ये सब रिलैक्स थे। मैं बोला जब दांत को सीधा किया जाता है तो क्या क्या होता है बोला मैं, तो वही चीज बताया आपको सब। चलो लिखता हूं मैं क्या क्या हो रहा है, देखो तो सबसे पहला कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डाइजेस्टिक मसल, मैं पूछ रहा हूं फेंज इरेक्ट कैसे हुआ, हाउ फेंज इरेक्ट। सबसे पहला कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डाइजेस्टिक मसल्स, पहला हुआ। उसके बाद सबसे पहले तो क्वाड्रेट मसल, क्वाड्रेट बोन क्या हो जाएगा देखो तो सीधा, क्वाड्रेट बोन इरेक्ट सीधा हो जाएगा। नीचे वाला मैंडिबल भी नीचे चला जाएगा, देखिए नीचे वाला मैंडिबल था देखो, ये वाला देखो, यहीं पे कर दे रहा हूं, प्लस लोअर्स नीचे चला गया, लोअर्स द मैंडिबल, ये हो गया। उसके बाद टेरिगोइड मूव हो जाएगा आगे की ओर, टेरिगोइड मतलब ये वाला बोन देखो, ये वाला बोन, टेरिगोइड मूव फॉरवर्ड। उसी समय प्रोटेक्टर स्फेनोटाइगोइड मसल क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर था, यहाँ पर प्रोटेक्टर स्फेनोटाइगोइड मसल यहाँ पे था, यहाँ पे वो मसल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर ढकेल रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना ये, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ताकि जहर भी तो निकले। चलिए, मैं भी मसल की बात नहीं कर रहा हूँ, मसल वाली बात मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ इधर। ब्रैकेट में प्रोटेक्टर स्फेनोटाइगोइड मसल टेरिगोइड मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब प्रोटेक्टर स्फेनोटाइगोइड मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगा, सोचिए क्या होगा, यहाँ पर था ऐसे देखो तो, यहाँ पर था, यहाँ पर ये प्रोटेक्टर स्फेनोटाइगोइड मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये एक्टोटाइगोइड तो ऊपर चढ़ जाएगा ना, ऐसे आप ऊपर चढ़ जाएगा, ये बोन उसी में से जुड़ा हुआ था, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और ऊपर की ओर खिंचा रहा है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ बोन भी तो खिंचाएगा ऊपर की ओर। चलिए मैं लिख रहा हूँ, अब बताइए एक्टोटेरिगोइड मूव अपवर्ड, अपवर्ड। अब इसकी वजह से क्या होगा बताओ तो, मैक्सिला आगे की ओर ढकेल दिया जाएगा, देखो इधर, इन सब की वजह से मैगिला आगे ढकेल दिया जाएगा, फेंच सीधा हो जाएगा। दिस कॉजेज मैक्सिला बियरिंग फेंज
रोटेट एट 90 एंगल, 90 अंश के कोण पे घूम जाएगा। देखो भाई 90 अंश क्यों बोला मैं, क्योंकि पहले फेंच तो ऐसे था भाई, अब फेंच ऐसे हो गया। देखो पहले जो फेंच इस प्रकार से था, वो फेंच अभी इस प्रकार से हो गया, तो कितना अंश घूम गया, 90 अंश घुमा के नहीं। समझ में आया कुछ? जो दांत पहले झुका हुआ था एकदम सीधा होकर के, पैरेलल था माउथ टंग के, अब वो 90 एंगल पे आ गया है। सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? जी सर। इसके बाद क्या हो गया, इरेक्शन ऑफ टीथ। दांत कैसे हो गया, टीथ मतलब फेंच कैसे हो गया, इरेक्ट हो गया। तो ये कहानी था किसका, इरेक्शन का। कोबरा में ऐसे होगा क्या, कोबरा में ऐसे होगा? ये वाइपर में था ना, कोबरा में तो परमानेंटली इरेक्ट रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? कोबरा में परमानेंटली इरेक्ट रहता है। मैं बात कर रहा हूँ किसमें, वाइपर में। ये वाइपर देखो, इन वाइपर लिखा हूं, यहाँ तो परमानेंटली इरेक्ट है ना, यहाँ बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बस पोजीशन दिखाने के लिए बता रहा था। परमानेंटली इरेक्ट टीथ, ठीक है ना, ये कोबरा का था। इन वाइपर की बात कर रहे हो आप, क्लियर है? जी सर। चलिए एक बार यस करके भेजें सभी लोग। चलिए अब आगे एक चीज देखते हैं। बोलते हैं ना, कहीं कहीं पर लिखा है कि किसी संस्कृत में कहीं पर लिखा है कि सांप को चक्षुश्रवा कहा जाता है। चक्षु मतलब आंख होता है, आंख से सुनने वाला एनिमल जीव कहा जाता है। सही है कि गलत है? बता भाई, सही कि गलत है? गलत है। कभी भी आंख से सुन नहीं पाता है वो, आंख तो देखने के लिए होता है, सुनने के लिए क्या पाई जाती है इसमें, उसका जीभ या लोअर जाव, निचला जबड़ा। समझ में आया? वहीं से सुनने का प्रयास करता है वो, वहीं से बाहर की साउंड को, वाइब्रेशन को अंदर लेता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो चक्षु श्रवा क्या हो गया, उसके लिए गलत हुआ। ठीक है, आंख से सुनता नहीं है, याद रखें। समझे कि नहीं? जी अब सर। ये कि कोई स्नैक यहाँ पर सो रहा है, जमीन पे है, वो लेटा हुआ है, ये स्नैक है, मान लीजिए स्नैक है। थोड़ा सा उसको यहाँ, ये लेटा हुआ है, तो जब भी वो जमीन की सतह पे रहता है ना, जमीन की सतह पे रहता है, मतलब जमीन की सतह ये है, यहाँ पर है, तो अपने निचले जबड़े को जमीन पे रख देता है, या दूसरा काम करता है, जीभ को निकाल के रख देता है ऐसे। समझ रहे हो? ताकि उस अर्थ के आसपास जो भी घटनाएं घट रही है, हलचल हो रही है, जो भी साउंड आ रही है, वाइब्रेशन आ रही है, उस साउंड को, उस वाइब्रेशन को क्या करे, साउंड वेव को वो रिसीव कर पाए।
जीभ से होते हुए, जीभ से होते हुए, निचले जबड़े से होते हुए जाता है, वैसे समझ रहे हो कि नहीं? उसके इंटरनल ईयर तक कान होती है, अंदर की कान, बाहर नहीं दिखता वो ना, इंटरनल ईयर अंदर है, बाहर के कोई छेद नहीं होता, याद रखना। इंटरनल ईयर तक, तो इंटरनल ईयर तक वो एक रास्ते से जाता है, उस रास्ते के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? तो जी सर। सबसे पहला अर्थ बोर्न साउंड, अर्थ बोर्न साउंड मतलब जमीन पर जो भी साउंड आ रहा है, आसपास जो भी साउंड आ रहा है, उस वाइब्रेशन को अपने जबड़े तक लेके जाता है। बोला में कहाँ जाएगा? उसके जाओ तक जाएगा, जाओ थ्रू टंग, जीभ से होते हुए ना, थ्रू टंग। समझ में आया इतना? ये उसके बाद उसके क्वाड्रेट बोन में जाता है। देखो ध्यान से, अभी मैं बोला था, ये देखो तो, इधर देखो, ये निचला बोन है, जबड़ा है, जाओ, ठीक। तो निचले जबड़े से होते हुए जाएगा ऐसे, क्वाड्रेट बोन में जाएगा। देखो फिर क्वाड्रेट से कोलुमिला में जाता है, समझ रहे हो ना? कोलुमिला बताया था, अब याद होगा तो। देखो कोलुमिला दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर, तो निचले जबड़े से क्वाड्रेट से कोलुमिला में जाएगा। तो बताओ कहाँ जाएगा? क्वाड्रेट बोन से वाइब्रेशन कहाँ गया? कोलुमिला में गया। समझ में आया? जिसको कोलुमिला ऑरिस के नाम से जानते हैं। ये उसके पास कहाँ जाएगा? इंटरनल ईयर में घुसने के लिए छेद पाई जाती है, उस छेद को बोलते हो फेनेस्ट्रा ओवेलिस। क्या बोलते हो उसको? ये मान लीजिए इंटरनल ईयर है, यहाँ पर इंटरनल ईयर है, तो वहां आने के लिए छेद पाई जाएगी, छेद को बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेली। ठीक। ये फेनेस्ट्रा ओवेली से इंटरनल ईयर के चला जाएगा कहाँ पे? पेरीलिम्फ। दो प्रकार की लिम्फ होती हैं, बाहर में पेरीलिम्फ, अंदर एंडोलिम्फ। कहाँ चला गया ये? पेरीलिम्फ ऑफ इंटरनल ईयर, पेरीलिम्फ ऑफ इंटरनल ईयर। इसके बाद वहां से संवेदनाओं को लेकर के कहा जाते हैं भाई? ब्रेन में। कहाँ पे जाते हैं? ब्रेन में। और उसको पता चल जाता है कि किधर से साउंड आ रहा है, उस लोकेशन को वो लोकेट कर लेता है। मैं लिख दे रहा हूं। इसके बाद रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट लोकेट, लोकेट द डायरेक्शन ऑफ साउंड, पता कर लेता है। लोकेट द डायरेक्शन ऑफ साउंड, किधर साउंड आया था वो पता कर लेता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जी सर। अब कभी ये मत सोचना कि कोई बीन वाला बीन बजा रहा है, सपेरा बीन बजा रहा है, तो वो बीन को देख देख के नाच रहा होता है, बोलते हो ना, बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए वो डिफेंस कर रहा होता है, नाच नहीं रहा होता है। और कभी देखे हो ना कि सांप जीभ को बाहर निकाल के अंदर कर रहा होता है, बाहर भी निकालता है, अंदर भी करता है, बाहर निकालता है, अंदर करता है, कंटिन्यूअसली कर रहा होता है ऐसे। क्यों? वो बाहर के साउंड को महसूस कर रहा होता है, कैसे साउंड आ रहा है, किधर से आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? और सपेरा को देख के जो नाच रहा है, बोलते हो ना, बिल्कुल गलत बोलते हो। और नाच नहीं रहा होता वो, उसको डर रहता है कहीं मुझे मार ना दे, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो काटने के लिए इस प्रकार से कर रहा होता है।
और जब भी कर रहा होता है देखना तो जीभ को निकाल के अंदर, निकाल के अंदर, निकाल के अंदर, हमेशा अंदर बाहर कर रहा होता है, ताकि वो बीन के साउंड को ले पाए और उसको देख पाए, हाँ यहीं से साउंड आ रहा है। बात समझ में आई? कभी आंख से नहीं सुनता, आंख तो देखने के लिए होता है, कहां से सुनेगा वो? समझ में आया? विजन, विजन मतलब देखने के लिए। याद रखना, ऐसे बहुत बोला जाता है, मैं तो यहां पर लिखूंगा नहीं, उस चीज को समझा दे रहा हूं कि यदि सांप जोड़े में है, यदि उसमें से एक को मार दिए तो जो दूसरा बचा रहेगा, आपको देखा रहेगा, तो आपकी प्रतिबिंब, आपका फोटो उसके आंख में छप जाता है। ऐसा सुने हो ना? जी सर, सुने हैं। यस सर। हाँ, बिल्कुल भी गलत सुने हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको भी उतना ही दिखता है जो सामने है, ऐसा कोई फोटो वोटो अंदर क्लिक नहीं होता है। वो मिथ्या सुने हो, गलत सुने हो, झूठ सुने हो। समझ में आया? तो बिल्कुल इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटती है कि आपका फोटो उसके आंख में हमेशा के लिए छप जाता है और आपका बदला लेने के लिए आपके पीछे पड़ रहता है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। समझे? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं तो हमारे मन में भय बन जाता है ये कि हाँ ऐसे होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे मिथ्याएं हैं, जैसे बचपन से सुनते हैं, आंख से सुनता है, गलत है। आंख में फोटो छप जाती है, गलत है। समझ रहे हो ना? तो ये, इसका विजन कैसे होता है? नॉर्मल विजन, क्लिक फोटो ऑन देयर आईज इज, क्या है ये? गलत है, झूठ है, मिथ्या है, फाल्स है। समझ में आया ना? जो बोलो आप। समझ गए कि नहीं? जी सर। चलिए अगला, केमोरेसेप्शन मैकेनिज्म। केमोरेसेप्शन मैकेनिज्म समझते हो कि वो बाहर से केमिकल को कैसे महसूस करता है, इन्वायरमेंट को, सुगंध कैसे लेता है, गंध कैसे लेता है। बहुत सीधी सी बात है गंध लेने के लिए। देखो ध्यान से, एक डायग्राम में मैं उसके जीभ को बाहर निकाल के दिखाया हूं और एक डायग्राम में जीभ को अंदर किया दिखाया हूं। देखो इधर वाला डायग्राम को देखो, ये पहला डायग्राम हो गया, दूसरा डायग्राम हो गया। समझ रहे हो? पहला डायग्राम, दूसरा, वही सांप है, दो डायग्राम। एक बार जीभ को बाहर किया है, जब जीभ बाहर करता है ना, तो बाहर में जितना भी केमिकल होते हैं, जो मॉइस्चर वाले केमिकल, नमी वाले केमिकल होते हैं, जो इन्वायरमेंट में होते हैं, उन सभी मॉइस्चर वाले केमिकल को रिसीव करता है जीभ में ही। एक तो साउंड तो ले ही रहा है, दूसरा मॉइस्चर को भी, केमिकल को भी रिसीव करता है। और जब जीभ में चिपक जाता है, वो जीभ को अंदर लेकर के उसके ऊपर में एक ऑर्गन पाई जाती है। देखो तो, दिख रहा है ऊपर में एक ऑर्गन, वोमोरेनेजल ऑर्गन लिखा है, जिसको जेकब्सन ऑर्गन के नाम से जानते हो। जेकब्सन ऑर्गन जीभ को लेके वहीं टच करता है। देखो तो, जेकब्सन ऑर्गन दिख रहा है आपको? जी सर। ये देखो जेकब्सन ऑर्गन दिख रहा है, देखो ये जेकब्सन ऑर्गन एक प्रकार की खोखली संरचना होती है अंदर, जिसमें कई प्रकार की सेंसरी पैच सेल पाई जाती है, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। पैच ऑफ सेंसरी सेल्स होता है, कहने का मतलब बहुत सारी संख्या में सेंसरी सेल, संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले सेल पाए जाते हैं। तो सारे के सारे केमिकल कहाँ चिपक गए बताओ तो? जीभ में। और जीभ जब अंदर गया, जीभ को देखो कहाँ टच कर दिया, देखो ध्यान से, कहाँ टच कर दिया बताओ? जेकोब्सन ऑर्गन में। जेकब्सन ऑर्गन में लेके टच कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ ना कि उस केमिकल को लेके कहाँ ट्रांसफर कर रहा है वो? जेकब्सन ऑर्गन में।
ट्रांसफर कर रहा है ना, यही तो है ऑर्गन, अलग तरह से बना दे रहा हूँ। ये देखो, ये तो केमिकल पहुंच गया जैकबसन ऑर्गन में, और वहीं पर तो होता है सेंसरी सेल्स, उस केमिकल को सेंस करके नर्व के द्वारा ब्रेन तक भेज देता है। देखो नर्व है वहां पर, देखो ये नर्व, देखो ये नर्व दिख रहा है, देखो ये नर्व ये है, नर्व के द्वारा कहाँ चला गया भाई बताओ तो, ये ब्रेन है देखो, इधर क्या है भाई, इधर ये पूरा क्या हो गया, ब्रेन देखो, समझ में आया, नर्व से कहाँ चला गया, ब्रेन में चला गया। ये आ गया ब्रेन में, तो यहां से केमिकल सेंसरी सेल रिसीव किया, नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंच गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जी सर। ठीक, चलिए मैं लिख रहा हूं इसको। सबसे पहला तो केमिकल, जो कैसे वाले केमिकल होंगे, हैवी मॉइस्चर बोर्न ऑर्डर पार्टिकल, हैवी मॉइस्चर बोर्न मतलब थोड़ा नमी जैसा, तब तो जिप में चिपकेगा ना, मॉइस्चर बोर्न ऑर्डर पार्टिकल, ऑर्डर मतलब गंध वाला ना, बताओ कहाँ चिपक जाएंगे पहले तो, टंग में। टच ऑन टंग, इसलिए तो जीभ को बाहर निकालते रहता है बार बार, टंग। अब बताइए टंग को लेके कहाँ शिफ्ट कर देगा, जैकॉब्सन ऑर्गन में। बिल्कुल, अब कहाँ चला जाएगा, यहाँ कहते हैं ट्रांसफर टू जैकबसन ऑर्गन, इसको किस नाम से जानते हो, वो मेरो नेजल ऑर्गन, ये ठीक। और जैकबसन ऑर्गन में क्या होगा, कौन सा सेल पाएंगे बताओ तो, नर्व सेल। यहाँ कंटेंट बोला मैं, नर्व सेल नहीं, सेंसरी पैच सेल, सेंसरी पैच सेल मिलेंगे। जैकबसन ऑर्गन के अंदर बहुत सारे सेल होंगे जो संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे, और जो भी संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे वो सेंसरी सेल कहलाते हैं। पैच इसलिए बोला क्योंकि बहुत ज्यादा है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, पैच ऑफ ग्रुप, पैच ऑफ सेंसरी सेल, ये ठीक रहेगा, सेंसरी सेल, सेंसरी सेल के ग्रुप मिलेंगे आपको यहाँ पे, यहाँ अगर बनाना चाहूँ तो ऐसे, चल मैं अलग डायग्राम बना दूंगा, ठीक। इसको मैं क्या बोलूंगा, केमो रिसेप्टर, क्या बोलूंगा इसको मैं, केमो रिसेप्टर, ये तो है जो केमिकल रिसीव करेंगे, ठीक। इसके बाद कहाँ जाएगा बताओ तो, ट्रांसफर टू नर्व, नर्व से कहाँ जाएगा बताओ तो, नर्व से कहाँ जाएगा बताओ भाई, ब्रेन में जाएगा ना, ब्रेन में। उसके बाद कहाँ जाएगा, ब्रेन में, ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब में जाएगा, ऑल्फैक्टरी जो सुगंध को महसूस करता है ना, गंध को, ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ ब्रेन, ऑप्टिक लोब में हम देखते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब से सूंघते हैं, ठीक। उसके बाद वो टेस्ट का पता कर लेगा, फील द टेस्ट कैसा है उसका, फील द टेस्ट, तो उस केमिकल का टेस्ट कैसा है इन्वायरमेंट में समझ जाएगा वो, समझ जाओगे ना केमिकल का टेस्ट कैसा है।
क्लियर है इतना? चलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखो ये यहाँ पर ऐसी स्थिति होती है ऊपर में, ये बहुत सारे सेल होते हैं, देखो ये कप्सुलर ऑर्गन का ये है हिस्सा, ये कप्सुलर ऑर्गन, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर निकाले होते हैं, ये इसको बोलते हो जैकब्सन ऑर्गन, उसके अंदर की सेल्स को बोलते हो सेंसरी सेल्स। अब क्या होता है देखिए, उसका टंग जब बाहर से आएगा ऐसे आएगा, तो सबसे पहले तो केमिकल को रिसीव करेगा, फिर जब जीभ को लेके कहाँ छोड़ देगा बताओ, कहाँ जाके फिर अटैच कर देगा जीभ को, कुछ समय बाद, देखो ये जीभ है, देखो तो दिख रहा है ना, सुन पा रहे हो कि नहीं? जी सर। देखो जीभ चला गया ऊपर में जैकब्सन ऑर्गन में, या वो मेरोनेजल ऑर्गन, ये इसमें सेंसरी हेयर सेल थी, पैच सेल थी, वहां से नर्व जुड़ा हुआ था, ये जो आगे कहाँ जुड़ता था, अल्फैक्टरी लोब, और ये क्या होता था, ब्रेन। समझ में आया? ये ब्रेन था और ये था अल्फैक्टरी लोब। ये हो गया, क्लियर है इतना? अब पहुंच गया भाई वहां तक जो सिग्नल था। इस प्रकार से सांप सूंघता है, कैसे देखता है, कैसे सुनता है, कैसे सूंघता है, मैं आपको तीनों बता दिया। समझ में आया तो यस करके भेजो जल्दी। चलिए, अब ये सांप के बारे में मैं पूरा बता दिया। अब एक कॉमन रेप्टिलियन कैरेक्टर में कुछ 8-10 कैरेक्टर फटाफट मैं नाम उतार दे रहा हूं, सब पढ़ चुके हम लोग, लगभग लगभग सब पढ़ चुके, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मैं कुछ कुछ कैरेक्टर को उतार दे रहा हूं, नाम को आप देख लीजिएगा। फटाफट सब पढ़ चुके हम लोग। चलिए देखते हैं। कॉमन रेप्टिलियन कैरेक्टर, फटाफट बता दीजिएगा आप लोग खुद। बताओ रेप्टाइल का हैबिटेट का क्या, कहाँ कहाँ रहता है, बताओ जल्दी। आर्टिक टेरेस्ट्रियल एंड में, टेरेस्ट्रियल। जमीन में, पानी पानी में भी रहते हैं कि नहीं, कछुआ लोग पानी में रहते हैं कि नहीं? टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में और इन वाटर, ठीक, ऑन टेरेस्ट्रियल भी और इन वाटर भी। समझ जाओगे, कछुए लोग मगरमच्छ लोग पानी में तो रहते हैं भाई। अगला, इनका स्किन कैसे होता है बताओ तो। स्किन, स्किन में कौन सा स्केल पाया जाता है, एपिडर्मल की डर्मल?
एपिडर्मल स्केल। एपिडर्मल स्केल। किसी प्रकार की ग्लैंड नहीं पाई जाती है, नॉन ग्लैंडुलर, कोई ग्रंथि नहीं होती है स्किन में। ठीक, एपिडर्मल स्केल भी होता है, किसी 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 में स्कट के नाम से भी जानते हो, बड़े बड़े हो जाते हैं तो स्कट, जैसे मगरमच्छ वाला को स्कट बोलते हैं उसको हम, समझ रहे हो ना। बताइए भाई तीसरा नंबर, अपेंडेजेस बताइए। अपेंडेजेस मतलब जिसके भुजाएं हैं, जिसके हाथ पैर हैं, तो कितना जोड़ी होते हैं, दो जोड़ी, दो जोड़ी भुजा, आगे दो हाथ पैर, नीचे दो पैर, पीछे दो पैर होते हैं ना, दो जोड़ी होंगे, और सबके सब में पांच पांच उंगलियां होंगी। कैसी होंगी, पांच पांच उंगलियां, पेंटा डेक्टाइल, पांच उंगली वाले होंगे, प्रत्येक पैर में पांच पांच उंगली होंगी। और लिम्स क्या है इनके, मतलब चार लिम्स ना, चार भुजाएं, दो पैर मतलब चार भुजाएं, ये तो लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन, प्रचलन अंग, इससे चलते हैं। सांप में भुजा नहीं पाई जाती, याद रखना, एक्सेप्ट स्नेक। स्नेक में चलने के लिए अलग से मस्कुलर मूवमेंट होती है, मसल में मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से चल पाते हैं। अगला, अगर एंडोस्केलेटन की बात करूं, अंतःकंकाल कैसी होती है, एंडोस्केलेटन बोनी होती है, बोन की बनी होती है, हड्डी की बनी होती है। उसके सिर का जो बोन होता है ना, ठीक, ऐसे देखो तो, जो सिर का बोन होता है, जो जितने भी बोन से बना हुआ है सब बोन है, मान लीजिए, ये आखिरी बोन को बोलते हो ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन में खूंटी पाई है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल, पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे। तो ये ऑक्सीपिटल बोन है, उसका ये कोंडाइल है, कोंडाइल मतलब खूंटी। तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल एक ही होता है जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ता है जाके। वर्टिब्रल कॉलम के पहले बोन का नाम कोई बता पाएंगे क्या होता है, एटलस, दूसरे का नाम एक्सिस, समझ रहे हो ना भाई, पूरा मिला के क्या वर्टिब्रल कॉलम, समझे। तो ये सिर का बोन, जो सिर का बोन है, कौन सा बोन, ऑक्सीपिटल बोन का कोंडाइल मोनोकोंडाइलिक होता है, एक ही तो उसमें खूंटी है, तो इसको एक साथ में क्या बोलता हूं, स्केलीज मोनोकोंडाइलिक, मोनो कोंडाइलिक, ठीक, जो कि आर्टिकुलेट होता है, जुड़ता है, आर्टिकुलेट विथ वर्टिब्रल कॉलम, इस सब में लागू हो रहा है ना रेपेल में। बताइए भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, कंप्लीट है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है कि नहीं, जी सर। ठीक। इनके जो जबड़े होते हैं, दोनों के दोनों जबड़े, ऊपर नीचे दोनों जबड़े मूवेबल होते हैं, हमारे केवल निचले वाले जबड़े मूवेबल होते हैं, उनके दोनों जबड़े, बोथ जाओ मूवेबल। उनमें दांत कौन सा पाई जाती है, एक्रोडेंट, एक्रोडेंट, एक्रो मतलब जबड़े के आगे की तरफ दांत होती है, बाहर निकले हुए टाइप से दांत होते हैं, एक्रोडेंट कहलाते हैं। एक्रो मतलब सामने, सामने क्यों होते हैं दांत, समझ रहे हो ना, दोनों जबड़े में होंगे, ऊपर नीचे, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूं।
बताइए भाई, रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? बाई लंग्स। लंग्स फेफड़ा के पाइए साथ। इसमें। लेकिन टर्टल जो होते हैं ना, टर्टल कछुआ, उनमें क्लोएका के द्वारा भी होता है। क्लोएका समझते हो? इन टर्टल क्या पाई जाती है? क्लोएकल रेस्पिरेशन पाई जाती है। क्लोएका समझते हो क्या होता है? जितना भी रेप्टाइल होते हैं ना, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ कहीं पर डायग्राम में, यहाँ मिला, चलो। जितना भी रेप्टाइल होते हैं, देखिए तो, मान लीजिए, ठीक, इधर से आहार नाल गया, देखो तो ये एनस खुला इधर, समझे? एलिमेंट्री कैनाल गया था, इधर ये एनस खुला, देखते रहे ना। उनका किडनी होता, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, किडनी अलग से खुलता, तो ये एनस कहलाता, और ये यूरेथ्रा कहलाता। लेकिन यहां पर क्या होता है, किडनी अपने यूरिन को अलग से नहीं निकालता है, उसी के साथ निकाल देता है। किसके साथ? किडनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जाके खुलता है, तब इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, जहां खुलता है उसको बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं उसको? सुन पा रहे हो कि नहीं? जी सर। बताओ, क्लोएका किसको बोलेंगे? जहां पर एक्सक्रेटरी सिस्टम बोले तो किडनी, और डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हो आहार नाल, जहां खुल रहा है एक साथ बॉडी से बाहर खुलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोएका। इसलिए जितना रेप्टाइल होता है यूरिन नहीं करते हैं वो लोग, उनका यूरिन और अनडाइजेस्टेड मटेरियल साथ में निकलता है, फेकल मैटर साथ में निकलता है। पानी बचाने के लिए यूरिन नहीं करते ना ये लोग, पानी बचा लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं शरीर में। क्लोएका समझ में आया? जी वो सर। आखिरी पार्ट है क्लोएका। तो कछुए भी क्लोएकल अपरेशन क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, क्लोएकल अपर्चर द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। देखो तो, देखे होंगे, पीछे पाया था, देखे ऐसा पीछे, ये यहां से भी रेस्पिरेशन करते हैं वो, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 यहां से छोड़ते हैं, वही तो क्लोएका है पीछे, समझे? अगला, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करूं तो सारे के सारे रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। हार्ट जो होते हैं कैसे होते हैं, देखो तो ध्यान से देखो, ये इसमें ऑरिकल 2 होते हैं, 2 ऑरिकल, जिसको एट्रियम के नाम से भी जानते हो, ये 2 ऑरिकल है। देखो तो, एक ये राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल, और ये एक वेंट्रिकल होता है। तो 3 चैम्बर हार्ट हुए ना, हमेशा ब्लड इधर से आता है, इधर, समझ रहे हो ना? ऐसे जाता है, समझे कि नहीं? मिक्स ब्लड आता है, प्योर ब्लड नहीं आता, इम्प्योर नहीं आता, मिक्स आता है। चलिए आगे बात कर रहा हूं मैं, बताओ, ऑल रेप्टाइल में क्या पाया जाएगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर में 2 ऑरिकल +1 वेंट्रिकल, हो गया। लेकिन क्रोकोडाइल में कंप्लीट 4 चैम्बर पाए जाते हैं। बट इन क्रोकोडाइल, देखो ये जो ऑल रेप्टाइल थे ये वाला था,
इसमें कैसे होगा? क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट। हार्ट कैसे होता है देखो, तो ये क्रोकोडाइल का देख लो, ऐसे होता है। यहाँ भी कर दो, ऐसे तो करो, इस तरीके से होता है। होता कि इधर लंग तरफ से प्योर ब्लड आता है, और पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है। सब आगे होगा तो पढ़ेंगे, है ना ये। और दोनों ब्लड जाके यहाँ मिक्स हो जाते, इसलिए मिक्स ब्लड बोला मैं आपको। यहाँ ब्लड जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। देखो तो पूरे बॉडी में कैसा ब्लड सप्लाई होगा, यहाँ से अब मिक्स ब्लड सप्लाई होगा यहाँ से, ऐसे ऐसे करके। समझ में आया? चलिए अब इसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो ये ऐसे होता है। अब यहाँ पर कंप्लीट 4 चैम्बर बोलते रहा हूं, लेकिन देखिए स्थिति क्या है। ये जिसमें राइट आरिकल, राइट लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पूरे बॉडी से, पूरे लंग से प्योर ब्लड आता है। ऐसे जा रहा है ब्लड बहते बहते, देखो तो प्योर ब्लड रेड कलर से बना दे, देखो ये ऐसे गया, इधर से पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है, टू ऑल बॉडी। ये पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड आया था, नीला कलर बना दे रहा हूँ, देखिए ये ये लेफ्ट आरिकल से, लेफ्ट आरिकल से लेफ्ट सॉरी राइट आरिकल से, राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये कहाँ चला जाता है, लंग्स प्योर होने के लिए। टू लंग्स प्योर होने के लिए, लंग्स प्योर हो गए, पुनः फिर आता है देखो इधर से ऐसे, ये पूरे बॉडी में यूज होने के बाद फिर आता है देखो ऐसे, यूज होगा तो इम्प्योर हो जाएगा। इस प्रकार से मामला चल रहा होता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ अभी, बस मेरे हार्ट का वो बताना था आपको, ये ऐसे चल रहा होता है। तो लेकिन एक चीज सोचने वाली बात यह है कि यहाँ भी भले ही 4 चैम्बर है, लेकिन फिर भी मिक्स ब्लड ही बॉडी में सप्लाई होता है। कैसे मिक्स, कहाँ पे मिक्स हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ मिक्स होता है देखो तो, जहां पर दोनों एरोटा मिल रहे हैं ना, एक पल्मोनरी एरोटा, लंग्स की हो जाने वाला पल्मोनरी एरोटा, पल्मोनरी एरोटा, जहां मिलते हैं, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, छेद में दोनों मिल जाते हैं, दोनों ट्यूब जहां क्रॉस कर रही है वहीं पर छेद में मिल जाते हैं, तब कैसा ब्लड सप्लाई होता है, यहाँ पर मिक्स ब्लड। समझ में आया कुछ? यहाँ से मिक्स ब्लड सप्लाई होता है, फिर प्योर भी इम्प्योर भी दोनों होता है। उस क्षेत्र को बोलते हो फोरामेन ऑफ पेनाइजी। क्या बोलते हो? फोरामेन ऑफ पेनाइजी। तो फोरामेन ऑफ पेनाइजी में ब्लड मिक्स होता है क्रोकोडाइल में, समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? जी सर। ठीक, चलिए अगला आगे बात करते हैं हम 8वां नंबर पे। 8 में एक जो लिख लेते हैं, आरबीसी कैसे होता है भाई, देख लेते हैं। इन सभी का आरबीसी कैसे होता है बोलने पर ओवल शेप होता है। हम लोग का बाइकनकेव होता था, इसका ओवल शेप, ओवल शेप प्लस बाइकनकेव। हम लोग का एकदम सर्कल होता था, हम लोग का एकदम गोल टाइप का होता था, इस टाइप का होता था। इनका ऐसे होगा, ऐसे अंडे अंडानुमा ऐसे।
और कैसे होगा, बाई कनकेव, यहाँ से धसा होगा, नीचे भी धसा होगा, लेकिन न्यूक्लिएटेड, यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाएगा। हम लोग में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है ना, न्यूक्लिएटेड। ये चलिए, अब आते हैं एक्सक्रेशन पे। नंबर कौन सा हो गया, 7वां, 8वां नंबर पे एक्सक्रेशन किसके द्वारा, थ्रू किडनी, अभी बताया था, थ्रू किडनी। भाई देखिए, जो लैंड फॉर्म होते हैं, जो जमीन पे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड फॉर्म रेप्टाइल निकालते हैं भाई एक्सक्रेटरी मटेरियल के रूप में यूरिक एसिड। एक्सक्रेटरी मटेरियल क्या होता है, यूरिक एसिड। जबकि जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक फॉर्म, रेप्टाइल, क्या होता है इनका एक्सक्रेटरी मटेरियल बोलने पर, पानी में रहते हैं तो यूरिया निकालते हैं। समझ में आया, पानी की कमी नहीं होता उनको, तो चलो यूरिया निकालो डायरेक्ट, हम लोग जैसे यूरिया निकालते हैं यूरिन के द्वारा, समझे कि नहीं। जो जमीन पे रहते हैं उनको पानी का दिक्कत रहता है ना, इसलिए पानी नहीं निकालते, इसलिए यूरिया को बदलते हैं यूरिक एसिड में। 9वां नंबर पे आते हैं नर्वस सिस्टम। ब्रेन में लगभग लगभग क्या, कंप्लीटली 12 जोड़ी नर्व पाए जाते हैं, 12 पेयर। क्रेनियल नर्व, ब्रेन का नर्व, ये बताइए। सेंस ऑर्गन, संवेदनाएं क्या क्या है, सबसे पहला तो आई, उसके बाद ईयर, टिम्पेनम होता है, टिम्पेनम, छेद नहीं बोल रहा हूं मैं, संवेदनाएं को लेते हैं ना, साउंड को, ईयर, टिम्पेनम हो गया, और नोज भी होता है, ठीक। याद रखना, एक्सटर्नल ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, ये नहीं पाई जाती है। चलिए एक स्पेशल कैरेक्टर और लिख लेते हैं। 11वां नंबर, रेप्टाइल जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड समझते हो कि नहीं, जिसको एक्टोथर्मिक बोलते हो, कई बार बता चुका हूं, जिसको पोइकिलोथर्मिक बोलते हो। इसका मतलब क्या होता है कि यदि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बदल रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बदल जाता है, मेंटेन नहीं होता। वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर होता है इसका, ठीक। और कॉल आ गया था ना, कॉल आने पर ऐसे होता है। अभी ठीक है, क्लियर है। यस सर। जी सर। थोड़ा सा बचा है, बस देख लो। तो मैं ये बोला था कि कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, एक्टोथर्मिक का मतलब क्या होता है, पेग्लोथर्मिक का मतलब, सबका मतलब सेम है, कि जिसका बॉडी का तापमान बदलते हुए वातावरण के तापमान के साथ बदल जाता है, मतलब वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको क्या बोलते हो आप, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक। और ये देखना, तो ठंड मौसम में ज्यादा नहीं दिखेंगे आपको, ये दे हाइबरनेट, दे हाइबरनेट इन विंटर, ये अपने आप को छुपा लेते हैं विंटर सीजन में, समझ रहे हो ना। अभी ठंड में ज्यादा रेप्टाइल नहीं दिखेंगे आपको। आप लोग जानते हो ना, स्नेक में, लिजार्ड में,
वो अपनी सल्क को निकालते हैं, एक पर कैचुले के रूप में बोलते हो ना, नया नया कैचुली बनते रहता है। सुन पा रहे हो कि नहीं? सुन रहे हैं सर, स्क्रीन लेकिन नहीं दिख रहा है सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, इसकी नहीं दिख रहा है, बोला करो नहीं, देखो अब दिख रहा है स्क्रीन। जी सर। देखो मैं क्या बोला, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसको एक्टोथर्मिक भी बोलते हो, इसी को एक्लोथर्मिक बोलते हो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा बदलते रहता है, इन्वायरमेंट के साथ फिक्स नहीं कर पाते हैं बॉडी को, और ये अपने आप को विंटर सीजन में छुपा लेते हैं। आगे, स्नेक एंड लिजार्ड क्या करते हैं भाई, अपने बॉडी के जो स्केल्स है, सेल के, उसको निकालते हैं ना, तो शेड देयर स्केल, निकाल देते हैं। किस फॉर्म में? एज स्किन कास्ट, स्किन कास्ट बोलते हैं उसको, कैचुली बोलते हो ना, कैचुली के रूप में बॉडी को निकालते रहते हैं, ऊपरी परत को। ये कैरेक्टर है इनका ना। बहुत सारे रेप्टाइल ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, ठीक, देख के पहचान जाते हैं कि मेल है कि फीमेल है। बहुत सारे में, सब में तो नहीं बोल रहा हूं मैं। ये एक ऑर्गेनिज्म में एक सेक्स होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। कोई भी रेप्टाइल बाइसेक्सुअल नहीं होता है। दीज आर यूनिसेक्सुअल, ठीक। शो, क्या शो करेंगे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब आप देख के पहचान पाओगे कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। मेल और फीमेल कैसे होंगी? डिफरेंट, बाहर से देख के पहचान जाओगे। बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं ना, सबका अलग अलग है पहचानने का तरीका। इनमें जो रेप्टाइल्स होती हैं, मोस्ट रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल जो फीमेल होती हैं वो अंडे देने वाली होती हैं। क्या होती है बोलने पर? ओविपेरस, जान रहे हो ना? एग लेइंग, अंडे देने वाली होती है। सुन पा रहे हो कि नहीं? जी सर। जैसे देखना तो छिपकली अंडे देती है, सांप अंडे देते हैं, सब कोई अंडे देते हैं मैक्सिमम। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ रेप्टाइल ऐसे होते हैं, वो ओवोविविपेरस होती है। ओवोविविपेरस बता पाओगे कोई? पढ़ा चुका हूं। जैसे वाइपर है, वाइपर स्नेक, वाइपर एंड ए सी स्नेक, ये क्या होते हैं? ओवोविविपेरस होते हैं। मतलब बताओ कोई। ओवोविविपेरस। बॉडी अब में इसमें, एग बनता है। हाँ बिल्कुल, बॉडी में एग बनता है, यूटेरस में एग आता है, और यूटेरस में ही बच्चा डेवलप होता है। लेकिन बच्चे के डेवलपमेंट के लिए खाना पीना, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन माता जी से नहीं लेते हैं, जबकि सब कुछ अंडे के अंदर ही रहता है पहले से। उसको बोलते हैं ओवोविविपेरस। इंसान का क्या होता है कि अंडा बनता है, यूट्रस में आता है, डेवलप होता है, सारा खाना पीना मदर के टिश्यू से लिया जाता है, माता जी से लिया जाता है।
और वो जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं विविपेरस। समझे? जी सर। मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पर। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कर ले। देखिए, किसको बोलते हैं ओविपेरस, किसको बोलते हैं विविपेरस। देखो, तो जो कोई भी फीमेल अगर अंडे दे रही है, या तो ओवरी होता है, जैसे ओवरी होता है, कोई भी मेल जो अंडे दे रही है, अंडा ये गया, ये आया, और अंडा डायरेक्ट निकल गया बाहर, अंडा ही बाहर निकला, तो उसको बोलते हैं ओविपेरस। दूसरा, देखिए अगला वाला, देखिए ध्यान से। मैं बोला ये अंडा आया, अंडा गया, यूट्रस में गया, लेकिन धीरे 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 डेवलप हो गया और ये बच्चा बन गया। देखो अब ये बच्चा जो है ना, सारा खाना पीना ये मदर से लेता है, मदर से लेता है सब। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, तो ये जो बच्चा पैदा होगा, पैदा जब होगा, ये जो बच्चा पैदा हुआ, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, ये जो भी देख लो आप, ये इसको बोलूंगा इस कंडीशन को मैं, क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल पैदा हुआ है, बेबी पैदा हुआ, तो इसको बोलूंगा मैं विवी पेरस। समझ में आया? इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है जिसको ओवो और विवी दोनों बोलते हो, ओवो विवी पेरस। इसमें क्या होता है भाई, देख लो। देखिए, ये ओवरी था, यहां से एग निकला। तो एक मिनट को मैं कलर को सेम बना दे रहा हूं। ये ओवरी था, यहां से एग निकला बाहर, ये एग चला गया यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पे आया, और यहाँ पर ये एग डेवलप हुआ, और एग के अंदर बेबी डेवलप हुई, और इसका न्यूट्रिशन सारा खाना पीना उसी के अंदर था। मदर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है, ये अपना भोजन सब ये अंडे के अंदर था। पीतक बोलते हो ना, वो था उसके अंदर, सारा भोजन न्यूट्रिशन यहीं पर था, मदर से नहीं ली बिल्कुल। और जब बच्चा पैदा डेवलप हो गया, अब बच्चा यहीं से, अब अंडा फटेगा, अंडा फटेगा, अंडा फटेगा, फटेगा मतलब वहां कवच नहीं होता, उसके ऊपर स्मूथ लेयर पाई जाती है, और वहां से डायरेक्ट बच्चा पैदा होगा। देखो ये बच्चा पैदा, बेबी पैदा हो, तो जब बेबी पैदा होगा, तो बेबी पैदा होता है बेबी पेरस, लेकिन अंडा था ना उसके अंदर, अंडे से ही सारा काम न्यूट्रिशन मिल रहा था उसको, सारा न्यूट्रिशन सारा खाना पीना अंडे से मिल रहा था, मदर से नहीं ले रहा था वो। तो इस प्रकार इसको मैं क्या बोलूंगा, अंडा डेवलप हुआ लेकिन बच्चा बाहर आया, तो ओवो बेबी पेरस। क्लियर है इतना? जी सर। क्योंकि आपको पता है ना, आपको पता है जब अंडा बाहर आता है, पहले वाले को देखो, जब अंडा बाहर आया था, इसके अंदर जो भी डेवलप हो रहा था बेबी, वो सबको न्यूट्रिशन कहाँ से मिला था? अंडे से ही, क्योंकि माता जी से, शरीर से तो अलग हो चुका है ना वो। जब मुर्गी अंडे दे देती है तो अंडा तो बाहर आ जाता है,
क्या मम्मी उसके मदर मम्मी क्या उसको और देती है कुछ न्यूट्रिशन? नहीं देती है, बस तापमान देती है, सारा न्यूट्रिशन तो अंदर था। तो यहाँ पर दोनों घटना घटी, देखो तो समझ रहे हो ना? इस प्रकार की घटना भी घट रही है, इस प्रकार घटना घट रही है, लेकिन मदर के बॉडी के अंदर। ऐसे बेबी पैदा हो रहा है इसके जैसा, देखो तो दोनों घटना हुआ कि नहीं? इसलिए उसको बोला गया ओवो जी सर। विविपेरस दोनों। बताइए, फाइनली समझ में आया तो यस करके भेजें भाई। ठीक, तो कुछ सांप होते हैं जो ओवो विविपेरस होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। चलिए मिलते हैं शाम को, ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।